हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या। आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये, दैट इज़ थेफ्ट अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023। तो देखिए, थेफ्ट मुझे लगता है एक सिर्फ लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक सोशल रियलिटी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इससे कहीं ना कहीं इनकाउंटर करते ही हैं, चाहे वो चोरी का छोटा सा एक्ट हो या कोई बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑफ थेफ्ट, राइट। इंडियन पिनल कोड में ये प्रोविज़न पहले से था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में इसको मॉडर्नाइज किया गया है। कुछ नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वही सब आज हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। चाहे आप थेफ्ट को इन जनरल बीइंग अ लेमैन, एक आम आदमी के तौर पर जानना चाहते हैं कि थेफ्ट का लीगल प्रोविजन क्या है, तो भी ये लेक्चर आपके बहुत काम आएगा। चाहे आप एलएलबी एग्जामिनेशन या एलएलएम एग्जामिनेशन में डिटेल्ड आंसर लिखने के लिए इस लेक्चर को देख रहे हैं, तब भी आपके काम आएगा। चाहे आप जुडिशरी से लेके एपीओ से लेके यूजीसी नेट से लेके एआईबी से लेके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तब भी ये लेक्चर आपके लिए पूर्णतः यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस सेक्शन में हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम समझेंगे कि थेफ्ट का लीगल प्रोविजन क्या है सेक्शन 303 में, ठीक है। इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसके इलस्ट्रेशंस क्या है, इसके सारे एक्सप्लेनेशंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट केसेस कौन कौन से हैं, पनिशमेंट्स क्या हैं, और थेफ्ट से जुड़ी कुछ और एसेंशियल प्रोविजंस जो बीएनएस में प्रदान किए हैं वो क्या हैं, वो सब हम लोग इसमें कवर करेंगे, राइट। तो देखिए, आईपीसी में पहले इसका प्रोविजन था सेक्शन 378 में, जो कि अब बीएनएस में है 303 में। तो आप ये सेक्शन नंबर याद रखिएगा। तो सेक्शन 303 बीएनएस डेफिनेशन प्रदान कर रहा है। चलिए क्लियरली पढ़ते हैं क्या लिखा है। इट स्टेट्स दैट whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to take to such taking is said to commit the theft। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, एक गलत इंटेंशन के साथ किसी और की प्रॉपर्टी को जो उस दूसरे व्यक्ति के पोजेशन में थी, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी थी, उसको उस व्यक्ति की बिना कंसेंट के वहाँ से मूव कर देता है, यानी कि उस पर्सन के पोजेशन से मूव कर देता है उसको लेने के इंटेंशन के साथ, तो इस घटना को, इस एक्ट को हम लोग थेफ्ट कहते हैं। तो थेफ्ट की डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या क्या डिराइव किया। पहली चीज़, एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़, वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है। तीसरी चीज़, प्रॉपर्टी जो थी वो दूसरे व्यक्ति के पोजेशन में थी। चौथी चीज़, जो प्रॉपर्टी मूव की गई है वो बिना कंसेंट के साथ की गई है। और पांचवी चीज़, मूवमेंट करने का, यानी कि उस प्रॉपर्टी को उस जगह से दूसरी जगह ले जाने का ऑब्जेक्टिव था, उसे लेना, उसे टेक ओवर करना, ठीक है। ये हमने इन कंसाइज वे इंग्रेडिएंट लिख लिए थेफ्ट के। हम डिटेल में एक एक करके मैं आपको इंग्रेडिएंट बताऊंगी। अभी पहले हम लोग बात करते हैं कि इस सेक्शन 303 में 5 एक्सप्लेनेशंस प्रदान किए गए हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि इस थेफ्ट के प्रोविजन को और डिटेलिकली समझाया जा सके, कोई लूप होल ना रहे जुडिशरी के पास जब भी जुडिशरी इस प्रोविजन को इंटरप्रेट करेगी इन एनी सॉर्ट ऑफ केस और मैटर रिलेटेड टू थेफ्ट, ठीक है। तो शुरुआत करें। सबसे पहला है एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 का हेडिंग क्या है? प्रॉपर्टी अटैच्ड टू अर्थ इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। यानी कोई भी चीज जब तक जमीन से जुड़ी हुई है, जैसे कि पेड़, कोई फसल, कोई मकान या जमीन खुद, तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी थेफ्ट का सब्जेक्ट नहीं बन सकती। क्या लिखा है? प्रॉपर्टी विच इज अटैच्ड टू अर्थ इज नॉट सब्जेक्ट टू थेफ्ट अंटिल सीवियर, जब तक वो जमीन से अलग ना हो जाए। यानी कि जैसे ही उसे जमीन से अलग कर दिया जाता है, सीवियर कर दिया जाता है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है और फिर उसकी थेफ्ट हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी के खेत से स्टैंडिंग क्रॉप्स काट कर ले लिए, तो क्रॉप्स उसने सीवियर कर लिए ना जमीन से, तो अब वो क्रॉप्स आपके मूवेबल प्रॉपर्टी बन गए और अब यहाँ पर कहलाएगा कि ए ने बी के क्रॉप्स का थेफ्ट कमिट किया, चोरी की, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये हमें क्लियर डिस्टिंक्शन देता है बिटवीन मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक्सप्लेनेशन 2 की तरफ बढ़ते हैं। दैट टॉक्स अबाउट द सीवियरेंस एंड मूविंग दैट मे हैपन बाय द सेम एक्ट। यानी कि अगर कोई एक्ट साइमल्टेनियसली किसी चीज़ को ज़मीन से अलग करता है और मूव करता है, तब भी हम उसे थेफ्ट मानेंगे। इसका एग्जाम्पल से समझिए कि अगर ए ने बी के बगीचे से, बी के बाग से पेड़ काट कर तुरंत उसे उठाया और ले गया,
यानी कि सीवियर भी किया, अलग भी किया ज़मीन से, और मूव भी किया, या दोनों चीज़ें एक साथ हुई। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ होते ही थेफ्ट कंप्लीट हो गया। एक्ट ऑफ सीवियरेंस हुआ प्लस मूवमेंट हुआ, दैट टुगेदरली कंस्टिट्यूट थेफ्ट। ये बात एक्सप्लेनेशन 2 कहता है। तो मूवमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है इवन इट हैपन्स इंस्टेंटली, इवन इफ इट हैपन्स इंस्टेंटली विद द सीवियरेंस, राइट। तो पहला हमें मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्टिंक्शन के बारे में बताता है, दूसरा हमें सीवियरेंस और मूवमेंट दोनों होते हैं तो थेफ्ट कंस्टिट्यूट होता है, इस बारे में बताता है ना। एक्सप्लेनेशन 3 स्टेट्स रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल। ये कह रहा है कि अगर आपने, चलो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, कि अगर ए ने बी के घर में एक टेबल है, उस टेबल पर एक बैग रखा है और उस बैग को उठाने के लिए उसके ऊपर रखा हुआ पत्थर हटाया, यानी कि एक बैग था, बैग के ऊपर एक पत्थर रखा था टेबल पे, तो उसने क्या किया, इस बैग को लेने के लिए पहले इस पत्थर को हटाया। तो बैग सिर्फ उसने बैग नहीं हटाया, उसने उस बैग को उठाने से पहले उस पत्थर को हटाया। तो वो जो बैग की मूवमेंट है उससे किस वजह से फैसिलिटेट हुई, उस ऑब्स्टेकल को रिमूव करने की वजह से, उस पत्थर को हटाने की वजह से। तो यदि किसी चीज़ को मूव करवाने का मतलब सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, अगर कोई ऑब्स्टेकल हटा दिया जाए और चीज़ अपने आप मूव हो जाए तब भी मूवमेंट माना जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, रिमूविंग ऑब्स्टेकल सेपरेटिंग एन आइटम दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू मूविंग, वो भी मूविंग माना जाएगा। सो मूवमेंट इंक्लूड्स कॉजिंग मूवमेंट इनडायरेक्टली इवन बाय रिमूविंग द हिंडरेंस। क्लियर है। चलिए एक्सप्लेनेशन 4 क्या कह रहा है, इट सेट्स दैट कॉजिंग एन एनिमल टू मूव इज ऑल्सो अमाउंट्स टू द मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे अगर ए ने यू नो लालच देकर, ललचा कर बी के डॉग को फॉलो करवाया अपने आप, जैसे फॉर एग्जांपल बिस्किट वगैरह दे के कहा कि इधर अपने पास बुलाया, तो जैसे ही डॉग उसकी मालिक की जगह से मूव हुआ, दैट अमाउंट्स टू थेफ्ट। ये बात कह रहा है एक्सप्लेनेशन 4। अगर कोई व्यक्ति किसी एनिमल को मूव कराता है तो उस एनिमल को मूव करना, उस एनिमल का मूव करना और उसके साथ मूव होने वाली सारी चीज़ें जो मूव कर रही हैं, ठीक है, उसको माना जाएगा द मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। सो दिस इज एक्सप्लेनेशन 2, दिस इज इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द थेफ्ट ऑफ एनिमल्स, राइट। So theft covers not just the inanimate objects but also the animals. ये बात हमें explanation 4 बताता है, right. Now explanation 5 states that consent जो है it may be expressed or may be implied. तो ये बोल रहे हैं कि consent की जब हम बात कर रहे हैं ना, कि मैंने जब आपको definition पढ़ाया तो मैंने बोला कि यहाँ पे जिस व्यक्ति का सामान था उसकी बिना कंसेंट के वो प्रॉपर्टी मूव कराई गई। तो यह एक्सप्लेनेशन 5 उस कंसेंट की बात कर रहा है कि कंसेंट 2 तरह का हो सकता है। एक्सप्रेस भी हो सकता है कि किसी ने सीधा बोला कि हाँ यू मे टेक माई बुक, तुम मेरी बुक ले जा सकते हो, तो यहाँ पे उसकी एक्सप्रेस कंसेंट थी। एक होती है इम्प्लाइड कंसेंट, कि सर्कमस्टेंसेस से हमने मान लिया कि उसकी इम्प्लाइड कंसेंट है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपनी दोस्त का कोई पेन या कोई बुक बोरो कर ली, ठीक है, तो ये एक तरीके से अज्यूम प्रिजम्पशन है, क्योंकि मतलब मुझे पता है कि मैं उसकी बुक ले भी जाऊंगी तो ही विल नॉट से एनीथिंग, एंड वो एक इम्प्लाइड परमिशन अज्यूम्ड रहती है, ठीक है। तो कंसेंट जो है वो वहीं वैलिड है जो पजेसर या पजेसर की अथॉरिटी वाले व्यक्ति ने दिया हो और वहाँ पे प्रूव हो दैट या तो एक्सप्रेस कंसेंट रही है यहाँ पे या फिर इम्प्लाइड कंसेंट रही है, ठीक है। तो ए ने जेड की लाइब्रेरी से बुक बिना पूछे पढ़ने के लिए ले ली, बिलीविंग, ये मान के कि यहाँ पे मुझे इम्प्लाइड कंसेंट मिल गई थी बाय जेड, तो यहाँ पे थेफ्ट नहीं कंस्टिट्यूट होगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर ए ने जेड की पत्नी से वैल्यूएबल प्रॉपर्टी लिया नोइंग शी हैज नो अथॉरिटी, उसको पता था कि ए के पास जेड के पास कोई अथॉरिटी भी नहीं है उस चीज को लेके, देन दैट कंस्टिट्यूट थेफ्ट, that constitute theft. So it simply states that absence of a valid consent constitute theft. ठीक है, लेकिन अगर एक ऑनेस्ट बिलीफ है कि एक implied consent रही है, then in that context it some way protects the accused. ठीक है, तो पहला एक्सप्लेनेशन मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, दूसरा एक्सप्लेनेशन सीवियरेंस प्लस मूवमेंट की बात करता है, तीसरा एक्सप्लेनेशन रिमूविंग द ऑब्स्टेकल की बात करता है, चौथा एक्सप्लेनेशन एनिमल्स के मूवमेंट की बात करता है और पांचवा एक्सप्लेनेशन कंसेंट की बात करता है। ये पांचों एक्सप्लेनेशंस आप बाय हार्ट याद रखेंगे, राइट। चलिए अब हम लोग इसी डेफिनेशन में से डिराइव करते हैं थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स, कि एक क्राइम थेफ्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या असेंशियल इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है। तो पहला है कि एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन है,
जब वो मूवमेंट किया गया उस प्रॉपर्टी का, उस मूवेबल प्रॉपर्टी का, तब लेने वाले व्यक्ति की डिसऑनेस्ट इंटेंशन वहां पे मौजूद होनी चाहिए, वो प्रूफ होनी चाहिए। दूसरा असेंशियल इंग्रेडिएंट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, कि जो चीज़ चोरी की जा रही है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये बात आप याद रखना। तीसरा असेंशियल इंग्रेडिएंट है यहाँ पर पोजेशन और ओनरशिप की। अगर हम बात करें तो ये जो ऑफेंस है ये पोजेशन की बात करता है, ओनरशिप की नहीं बात करता है। अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो क्या लिखा है, होएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। तो यहाँ पे जो थेफ्ट का ऑफेंस यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं वो पोजेशन के कंटेक्स्ट में है। इट प्रोटेक्ट्स द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट, द पोजेशन राइट्स। फोर्थ इज विदाउट कंसेंट। तो यहाँ पे जरूरी है, बहुत ही क्रूशियल है कि कंसेंट जो है वो एब्सेंट रही है ऑन बिहाफ ऑफ ऑन द साइड ऑफ द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, या फिर ओनर के बिहाफ पे अगर कोई ऑथराइज पर्सन था, अगर उन लोग की कंसेंट एब्सेंट है तो वहाँ पे भी एक असेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर्म होता है। एंड द लास्ट इज द मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी। वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको मूव कराया गया एक जगह से दूसरी जगह पे। सो इवन द स्लाइटेस्ट मूवमेंट, इवन द स्मॉलेस्ट मूवमेंट कंस्टिट्यूट्स एज एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ थेफ्ट। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग थेफ्ट के अलग अलग इंस्टांसेस पढ़ते हैं, जिससे आपको और परफेक्ट तरीके से समझ आएगा कि किस किस इंस्टांसेस में वील से कि हाँ भाई यहाँ पर थेफ्ट कंस्टिट्यूट हुआ है। और ये हम जानेंगे इलस्ट्रेशंस के माध्यम से। ये सारे वही इलस्ट्रेशंस हैं जो कि बेयर एक्ट में प्रदान किए गए हैं। ऑलराइट, पहला है कटिंग एंड टेकिंग अवे ट्री फ्रॉम अनदर्स लैंड विदाउट कंसेंट इज थेफ्ट, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने क्या किया कि एक पेड़ था जो जमीन से जुड़ा हुआ था, यानी कि पहले वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी था, उसको सीवियर किया, उसको काटा, ठीक है। और तो अब जैसे ही काट दिया तो वो ट्री मूवेबल प्रॉपर्टी बन गया, और उस मूवेबल प्रॉपर्टी को उसने जिसका था वो ट्री, जिसकी जगह पे था वो ट्री, उस जगह से मूव किया। तो जैसे ही सीवियर करा, मूव करा, तो वो क्या बन गया, वो थेफ्ट बन गया, वो चोरी का क्राइम कंस्टिट्यूट हो गया, राइट। सो थेफ्ट हुआ क्योंकि यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, सीवरेंस हुई, मूवमेंट हुआ, एंड दैट led to fulfillment of all the essential ingredients. Second illustration is कि severing the fruits from a tree in another's possession and carrying them away, यानी कि एक व्यक्ति का पेड़ है, उसकी पोजेशन में है, वहां से फल तोड़ के आप ले गए, तो ये भी थेफ्ट कंस्टिट्यूट करता है, सिंपल। रिमूविंग अ रिंग फ्रॉम समवन्स फिंगर वाइल द स्लीप, कि मैं सो रही थी और तुम आए मेरे रूम में और तुमने मेरे हाथ से वो रिंग निकाली और ले गए, तो क्या हुआ भाई, सिंपली चोरी हुई ना, ये दिस इज थेफ्ट। टेकिंग अवे अ बैग आफ्टर रिमूविंग अ स्टोन प्लेस्ड ओवर इट इज इक्वल्स टू थेफ्ट, ठीक है। मैंने ऊपर भी बताया कि आपने क्या किया, एक बैग रखा है और आपने उसके ऊपर एक पत्थर रखा था, तो उस बैग को लेने के लिए आपने एक ऑब्स्टेकल को रिमूव किया, ठीक है, और फिर उसके अलावा उस बैग को ले गए, सो दैट टुगेदरली कंस्टिट्यूट थेफ्ट। ये हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था। इंड्यूसिंग अ डॉग टू फॉलो यू सो दैट इट कम्स टू इनटू योर पोजेशन, वही ऊपर हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन 4 में रिगार्डिंग मूविंग ऑफ एनिमल। तो अगर आपने आपके पड़ोसी के कुत्ते को क्लिकबेट किया, यानी कि उसको ललचाया और अपने आप फॉलो करवाया अपने आप से, और फिर उसको अपनी पोजेशन में ले लिया, सो दैट अमाउंट्स टू थेफ्ट, राइट। उसके अलावा पॉकेट पिकिंग, यानी कि इसको बोलते हैं जेब कतरे, पॉकेट मार लेना, तो किसी और की पॉकेट से बिना पूछे, बिना कंसेंट के, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी का वॉलेट निकाल लेना, दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटिंग थेफ्ट। उसके अलावा ओनर पॉन्स हिज गोल्ड रिंग टू and then secretly takes it away from the pawnbroker's shop, that also constitute a theft, ठीक है। तो आपने अपनी गोल्ड चेन जो है वो गिरवी रखी थी लोन लेने के लिए फर्स्ट से, ठीक है। फिर आपने क्या किया, सीक्रेटली जिनसे आपने लोन लिया उस पॉन ब्रोकर की शॉप से ही आपने वो जो गोल्ड चेन है वो चुरा ली, एंड देन लेटर ऑन यू से कि ये तो मेरी ही थी, नहीं, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस पर जो राइट था, लीगली जो राइट था वो उस पॉन ब्रोकर का था, ठीक है, और आपने उनकी पोजेशन से डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ बिना पूछे उसे वहाँ से ले गए, तो ये सारे थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करता है, एंड दैट कंस्टिट्यूट्स द क्राइम ऑफ थेफ्ट, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये सारे इलस्ट्रेशन से थेफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो और डिटेलिकली समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द स्पेशल काइंड्स ऑफ थेफ्ट अंडर बीएनएस। तो बीएनएस से जुड़े थेफ्ट से जुड़े कुछ और इम्पॉर्टेंट असेंशियल प्रोविजंस हैं 303 के आगे वाले, ये हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 304 दैट टॉक्स अबाउट स्नैचिंग। स्नैचिंग यानी आप लोगों ने
आए दिन सुना होगा आसपास में न्यूज़पेपर में कि रोड पर एक महिला चल के जा रही थी और अचानक से दो बाइक सवार आए और उनके गले से चेन छीन कर चले गए, उनकी जो गले में चेन थी। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज स्नैचिंग। इसमें अगर कोई पर्सन की किसी का प्रॉपर्टी सडनली या फोर्सफुली सीज कर लेता है, छीन लेता है विदाउट कंसेंट, तो उसे हम स्नैचिंग कहते हैं। ये एक अलग ऑफेंस इसलिए बनाया गया क्योंकि स्नैचिंग के केसेस स्पेशली क्राउडेड एरियाज, मार्केट्स या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत कॉमन होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, अगर आप किसी मंदिर वगैरह में जाओ या किसी भी उसमें मेले वगैरह में जाओ, तो ये कहते हैं कि अपने सामान का ध्यान खुद रखें, है ना, आपकी चोरी वगैरह ना हो जाए। तो वहाँ पर अगर आपका कोई सामान चुराता है, आपके सडनली आपके फोर्सफुली किसी आपकी प्रॉपर्टी को छीनता है, तो हम उस सबको स्नैचिंग कहते हैं। यहाँ पे विक्टिम के पास रजिस्ट का टाइम तक नहीं होता, अपने आप को बचाव करने का टाइम तक नहीं होता, और ऑफेंडर एकदम से सडन फोर्स यूज करता है ना। और इसीलिए इसकी पनिशमेंट है अप टू 3 years, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years प्लस फाइन। ओके, next section is section 305 that talks about theft in dwelling house, transport, worship place, government property etc. तो इसमें theft जो है वो ordinary place पे नहीं बल्कि specially protected places पे हो रही है, जैसे कि घरों में, घर के अंदर, ट्रेन में, बस में या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जैसे वर्शिप प्लेसेस में, और सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में। तो ये सब प्लेसेस जो हैं पब्लिक ट्रस्ट के सिंबल होते हैं, और इसलिए इन जगह पे जो थेफ्ट कमिट किया जा रहा है उसको ज़्यादा सीरियस ऑफेंस माना गया है, और इसीलिए इसकी पनिशमेंट है अप टू 7 years, 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट की सज़ा प्लस फाइन। ये जो ऑफेंसेस हैं ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल हैं, यानी कि पुलिस जो है वो खुद अरेस्ट कर सकती है और बेल एज अ मैटर ऑफ राइट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ट्रेन के अंदर स्लीपर क्लास में चोरी कर लेना या फिर मंदिर के डोनेशन बॉक्स से पैसे चुरा लेना, ये दोनों ही सेक्शन 305 के अंडर पनिशेबल होंगे और इसमें डील किए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज सेक्शन 306 दैट टॉक्स अबाउट थेफ्ट बाय क्लर्क सर्वेंट ऑफ मास्टर्स प्रॉपर्टी। यानी कि ये जो प्रोविजन है ये हमें आइडिया दे रहा है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन एम्प्लॉयमेंट का। जब कोई सर्वेंट या कोई एम्प्लॉय अपने मास्टर की प्रॉपर्टी जो कि उसके पोजेशन में है या उसके एक्सेस में है उसको चुरा लेता है ना, तो ये ऑफेंस ज़्यादा सीरियस माना गया क्योंकि इसमें एक तरफ थेफ्ट कमिट हुआ, वहीं दूसरी तरफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी कमिट हुआ, है ना। तो यहाँ पे पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years प्लस फाइन। ओके, जैसे अगर कोई हमारे घर में काम कर रही है, एक डोमेस्टिक हेल्प है, और वो हमारे घर का एक ज्वेलरी बॉक्स जिसमें ज्वेलरी थी वो पूरी की पूरी ले जाती है, सो दैट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 306। नाउ द लास्ट हियर इज सेक्शन 307 दैट टॉक्स अबाउट द अग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट, दैट इज अ थेफ्ट विद प्रेपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। तो ये सबसे अग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट की बात करता है, जब ऑफेंडर थेफ्ट करते वक्त, चोरी करते वक्त या उसके पहले ऐसे प्रिपरेशन करता है जैसे जिसमें डेथ, हर्ट या रेस्ट्रेंट का रिस्क है, तो इसे हम लोग अग्रेवेटेड थेफ्ट कहते हैं। यहाँ एक और एलिमेंट ऐड हो गया है थेफ्ट के साथ साथ, द वॉयलेंस, है ना, वॉयलेंस का एलिमेंट ऐड हो गया है। तो यहाँ पे पनिशमेंट सबसे हाई रहता है, दैट इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years, 10 साल तक की सजा, वो भी रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। रिगोरस यानी कि इम्प्रिजनमेंट विद हार्ड लेबर एंड प्लस फाइन। ठीक है, तो अगर एक गैंग ऑफ थीफ चोरी करने से पहले वीपन्स लेके रेडी होते हैं और विक्टिम को हर्ट करने की तैयारी करते हैं, तो वो सेक्शन 307 के अंदर पनिशेबल होंगे। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजंस आप याद रखना। वी कॉल इट द स्पेशल काइंड ऑफ थेफ्ट अंडर BNS। नाउ अब हम बात करें कि सिंपल थेफ्ट का पनिशमेंट क्या है, तो ये सेक्शन 303 में ही प्रोवाइड किया हुआ है। पहले आईपीसी में क्या था, 378 में थेफ्ट क्या है उसको एक्सप्लेन किया और 379 में उसका पनिशमेंट बताया। अभी अलग अलग सेक्शन नहीं है, एक ही सेक्शन में पनिशमेंट भी बताया। ये बोल रहे हैं कि अगर जनरल थेफ्ट कमिट हुआ है तो उसका पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन ऑफ बोथ, 3 साल तक का सजा है। अगर वही जो चोर है वो दोबारा चोरी करता है दूसरे मैटर में, सेकंड सब्सिक्वेंट अगर उसका कन्विक्शन होता है तो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, इसमें मिनिमम 1 साल तक का सजा और मैक्सिमम 5 साल तक का सजा हो सकता है प्लस फाइन। तो मिनिमम यहाँ पे 1 year है, मैक्सिमम टू 5 year। यहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजन ऐड किया गया है पनिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को लेके, यानी कि वो चोर जो पहली बार चोरी कर रहे हैं और छोटी मोटी चोरी कर रहे हैं। छोटी मोटी मतलब यहाँ लिखा है 5,000 रुपये तक के माल की चोरी कर रहे हैं या 5,000 रुपये के तक के चोरी कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी पनिशमेंट है ना ही कोई फाइन है ना ही कोई इम्प्रिजनमेंट है, पनिशमेंट है कम्युनिटी सर्विस की।
कम्युनिटी सर्विस मैंने आपको पनिशमेंट के चैप्टर में बड़े अच्छे से समझाया था, उस लेक्चर में बड़े डिटेल में हमने डिस्कशन किया था। कम्युनिटी सर्विस एक नया फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऐड किया गया है बीएनएस में, जिसका ऑब्जेक्टिव है रिहैबिलिटेशन, जिसका ऑब्जेक्टिव है ऑफेंडर का रिफॉर्मेशन। ऐसे कार्य कराना उस ऑफेंडर से, उस चोर से, कि वो समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, साथ ही साथ उसकी बेहतरी हो सके, वो कुछ अपने उसके अंदर कुछ बदलाव आ सके। किस तरह का काम कराया जाता है? या तो पार्क साफ कराना, या फिर हॉस्पिटल्स में सर्व करना, एनजीओज के साथ मिलके कार्य करना, पेड़ पौधे लगाना, इस तरीके के कम्युनिटी सर्विस में उसको लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया द पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट अंडर सेक्शन 303 बीएनएस। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? लेट मी हैव अ लुक। हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया, हमने डेफिनेशन कवर कर ली, द लीगल प्रोविजन, देन वी कवर्ड ऑल द एक्सप्लेनेशंस ऑफ 303, देन वी हैव द इंग्रेडिएंट्स, देन वी डिस्कस ऑल द इलस्ट्रेशंस ऑफ 303, देन वी डिस्कस द स्पेशल काइंड्स ऑफ थेफ्ट, एंड देन वी डिस्कस द पनिशमेंट अंडर 303। अब हम बातें हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग के ऊपर, दैट इज द केस लॉज रिलेटेड टू थेफ्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट केसेस हमने यहाँ पे ऐड ऑन किए हैं, वील सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन। पहला केस है के.एन. मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का 1957 का केस है। इसके फैक्ट कुछ ऐसे हैं कि जो अक्यूज था वो इस मैटर में एक एयरफोर्स का कैडेट था। उन्होंने बिना गवर्नमेंट की परमिशन के एक एयरफोर्स जो है, गवर्नमेंट एयरफोर्स जो है, वो वहाँ उस एरिया से, जहाँ पे वो प्रोटेक्टेड एरिया में रखा था, वहाँ से ले लिया एक जॉयफुल राइड के लिए, अपने मज़े के लिए। एंड वो चलाते चलाते क्या हुआ, बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुँच गए। बट लेटर ऑन वो वापस भी लेके आ गए थे, मतलब जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए थे। अब यहाँ पे इस मैटर में इशू रेज हुआ कि क्या ये एक्ट थेफ्ट होगा, जब अक्यूज का इंटेंशन परमानेंट प्रॉपर्टी लेने का तो था ही नहीं। ठीक है, तो इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि परमानेंट डिप्राइवेशन असेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं होता है थेफ्ट का। इवन टेम्पररीली अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी और के लॉफुल पोजेशन से टेक आउट की है, तब भी वो थेफ्ट ही कंस्टिट्यूट करेगा। कोर्ट ने कहा परमानेंट डिप्राइवेशन इज नॉट असेंशियल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्राइम ऑफ थेफ्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट केस इज प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1963 का केस है। इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो अक्यूज थे। उन्होंने क्या किया, अपने ऑफिस में से एक ऑफिशियल फाइल जो है वो रिमूव कर दी बिना परमिशन के, यानी किसी से नहीं पूछा, और वो फाइल लेके चले गए और एक थर्ड पार्टी को दे दी 2 दिन के लिए। फिर 2 दिन बाद वो वापस उस फाइल को रिटर्न कर देते हैं उस ऑफिस में। अब इशू रेज हुआ कि क्या टेम्पररी रिमूवल ऑफ फाइल भी थेफ्ट होगा, जबकि अक्यूज ने तो बाद में फाइल वापस कर दी थी। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, थेफ्ट हुआ है। यहाँ पे आपने लॉफुल पोजेशन से ऑफिस के पास से अक्यूज ने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उस फाइल को उठाया, तो यहाँ पे इवन टेम्पररी रिमूवल अलॉन्ग विद द डिसऑनेस्ट इंटेंशन ये थेफ्ट कंस्टिट्यूट करती है। यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो इममटीरियल है। व्हाट मैटर्स हियर इज कि आपने किसी की लॉफुल पोजेशन के साथ इंटरफेरेंस किया है ना। थर्ड केस इज हामिद अली बिपारी वर्सेस स्टेट 1925 का केस है। इसके फैक्ट कुछ ऐसे थे कि एक अक्यूज ने कुछ प्रॉपर्टी जो है वो रिमूव की, और मतलब किसी के पोजेशन से ले ली, और फिर वो ये क्लेम कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। एंड ही जेन्युइनली बिलीव, मतलब ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, ही जेन्युइनली बिलीव कि उसको लगा कि ये इस पे मेरा हक है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे इशू रेज हुआ कि क्या गुड फेथ क्लेम ऑफ राइट जो है, अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि मेरा गुड फेथ है और उसके साथ हम उस पर राइट क्लेम कर रहे हैं और फिर हमने वो प्रॉपर्टी ले ली, तो क्या यहाँ पे थेफ्ट हुआ? तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि नो थेफ्ट, यहाँ पे कोई थेफ्ट नहीं हुआ, देयर इज नो थेफ्ट, बिकॉज यहाँ पे आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन का जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो एब्सेंट था। ठीक है, इफ द अक्यूज ऑनेस्टली बिलीव दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिम, देन देयर इज नो थेफ्ट, देयर इज नो थेफ्ट। ओके, and the last case here is चांदी कुमार दास versus अबनिधर रॉय of 1965। इसका मैटर था रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन 3, जिसमें हम लोग एनिमल्स के मूवमेंट की बात करते हैं। तो अक्यूज ने क्या किया कि एक दूसरे पर्सन के टैंक से फिशेस जो हैं वो लेके आ गया, जो कि दूसरे पर्सन के पोजेशन में था। तो कोर्ट ने इशू रेज हुआ कि क्या फिशेस टैंक में रहते हुए ओनर के पोजेशन में मानी जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, टैंक में फिश पोजेशन ऑफ ओनर के पोजेशन में होती हैं, और ओनर के कंसेंट के बिना फिश ले जाना थेफ्ट माना जाएगा। दिस केस क्लैरिफाइड दैट पोजेशन is protected here, not the ownership. Even natural resources like fish in the water can be in someone's possession,
right? So in this case court clarified the meaning of possession under the definition of the crime of theft. ठीक है guys, तो ये चारों important cases थे, we have added them. Now let's have a look upon the difference between IPC and BNS. ठीक है, तो देखो IPC यानी कि इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर थेफ्ट जो है वो सेक्शन 378 में डिफाइंड है, जिसकी पनिशमेंट है अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जो कि बताई गई है अंडर सेक्शन 379. जबकि BNS में कोई सेपरेट प्रोविजन नहीं है, पनिशमेंट को लेके 303 में ही डेफिनेशन है और उसी में ही उसकी पनिशमेंट है. आईपीसी के अंदर पेटी थेफ्ट के बारे में कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, जबकि ये प्रोविजन हमने बीएनएस में देखा था जिसमें पनिशमेंट कम्युनिटी सर्विस की थी. जैसे मैंने आपको बताया दैट इन बीएनएस it introduces reforms the community service for the petty theft of the value of lesser than 5,000 है ना, and there is a stricter punishment of subsequent conviction and a mandatory summary trial up to 20,000. अभी summary trial का क्या concept है ये मैं आपको अगली heading बताती हूँ. तो यही एक major difference हमको देखने को मिलता है. एक तो देखो punishment का separate provision नहीं है, दूसरी बात petty theft को deal करने का special provision नहीं है, community service का जिक्र नहीं है, ये reformation नए law में हुआ है. That is the primary difference that we find in context of theft. Okay, now discuss the last heading here, the summary trial of the petty theft. बेसिकली ये हम लोगों ने ऐड किया है कनेक्ट करते हुए भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता से, उसका सेक्शन 283 से, यानी कि अर्लियर इट वाज सीआरपीसी. ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बात करती हूँ कि समरी ट्रायल क्या होता है. देखो समरी ट्रायल का मतलब है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, जिसमें जजेस जो हैं केस को जल्दी निपटा देते हैं विदाउट गोइंग इनटू द लेंदी फॉर्मेलिटीज ऑफ रेगुलर ट्रायल, जिसका ऑब्जेक्टिव रहता है स्पीडी जस्टिस इंश्योर करना फॉर द माइनर ऑफेंसेस, जिससे कोर्ट्स का बर्डन भी कम हो और पेटी क्रिमिनल्स को अननेसेसरली लॉन्ग ट्रायल का सामना ना करना पड़े. तो अभी जो हमारा बीएनएस का सेक्शन 303 है जो कि थेफ्ट की बात करता है, उसमें पेटी थेफ्ट के बारे में जिक्र किया गया है. दैट इज द थेफ्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ लेसर देन 5,000 रुपीज, जिसमें पनिशमेंट इंपोज की गई है कम्युनिटी सर्विस की इंस्टेड ऑफ एनी इम्प्रिजनमेंट. उसका जिक्र सेक्शन 283 ऑफ बीएनएसएस में किया गया है. बीएनएसएस के सेक्शन 283 बात करता है दैट पेटी थेफ्ट अप टू 20,000 रुपीज कैन बी ट्राइड समरीली, कि अगर कोई भी चोरी 20,000 रुपए के अमाउंट से कम की है या 20,000 रुपीज से कम की है, तो उसको समरीली ट्राई किया जा सकता है, यानी कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और स्पेशली एम्पावर्ड सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ताकि जो इसमें जजेस जो हैं डायरेक्टली एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अब्रीवेटेड फॉर्म में करेंगे, कोई लेंदी चार्जेस फ्रेमिंग नहीं होगा, कोई इलेबोरेटिव विटनेस रिकॉर्डिंग नहीं होगी, जजमेंट कंसाइज होगा. ऑब्जेक्टिव यही है कि माइनर थेफ्ट के केसेस का स्पीडी डिस्पोजल हो सके. तो इसमें एक डिफरेंशिएशन ये है कि अर्लियर सीआरपीसी में ये जो मॉनिटरी लिमिट थी वो 2,000 रुपीज़ की थी, तो वो अब मॉनिटरी लिमिट जो है समरी ट्रायल की वो इन्हांस करके 20,000 रुपीज़ कर दी गई है. दिस रिफॉर्म इंश्योर द स्पीडी ट्रायल ऑफ माइनर थेफ्ट केसेस एंड reduces द बर्डन ऑन द रेगुलर कोर्ट्स. ठीक है, सो आई कंसिडर दैट दिस मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सो आई एडेड दिस पर्टिकुलर heading as well. Right, so with this we are done with our today's lecture. Guys, देखिए आज हमने डिटेल में देखा कि थेफ्ट की डेफिनेशन, उसके एसेंशियल्स, इलस्ट्रेशंस, केस लॉज, अग्रेवेटेड फॉर्म्स, पनिशमेंट्स, आईपीसी और बीएनएस में अंतर, समरी ट्रायल का क्या फ्रेमवर्क है ना, हमने ये सब जाना है ना. अगर आप ध्यान दें तो बीएनएस का फोकस ना दो चीज़ों पर था. किस पे? पहला सीरियस थेफ्ट के लिए डिटरेंट पनिशमेंट, और दूसरा पेटी थेफ्ट के लिए रिफॉर्मेटिव जस्टिस प्रदान करना थ्रू कम्युनिटी सर्विस. सो दिस बैलेंस, ये जो बैलेंस है, इट शोज अस दैट हाउ आवर क्रिमिनल लॉ इज मूविंग टूवर्ड्स बोथ जस्टिस एज वेल एज द सोशल रिफॉर्म, है ना. जजमेंट्स लाइक के.एन. मेहरा, प्यारेलाल भार्गव, चांदी कुमार दास, they illustrates that even the temporary deprivation interference with the possession constitutes the crime of theft. Right? So we have covered everything very beautifully, I believe. अगर आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. कमेंट में मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर, ये एक्सप्लेनेशन, ये नोट्स कितने हेल्पफुल लगे, और आगे आप और किस टॉपिक और किस सब्जेक्ट के ऊपर लेक्चर्स चाहेंगे इस तरीके से. सो आई विल ब्रिंग देम वेरी सून ऑन द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. स्टे कनेक्टेड विद लॉ वीटा. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. Thank you. Have a good day. Bye bye.